Hi, so this is 30th of August 2020, set number 18, 25 MCQs in 30 minutes. फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी। पॉलिटी का ये पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्टोरल रोल इन इंडिया। इलेक्टोरल रोल इन इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ईच स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक होता है इलेक्शन कमीशन और हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होता है। तो ईच स्टेट इलेक्शन कमीशन इज गवर्न बाय अ सेपरेट स्टेट एक्ट and all the states in India uses the Election Commission of India's electoral roll for the local body election। मतलब हर स्टेट में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो सेपरेट एक्ट के थ्रू गवर्न हो रहा है और वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेगा, दैट हैज़ टू बी डिफरेंट, सेपरेटली वहाँ पे वो प्रिपेयर करेगा। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं फ्री to prepare their own electoral rolls for local body elections, and this exercise does not have to be coordinated with the Election Commission of India। State Election Commission, local bodies, nagar and this village separately वो यहाँ पे electoral roll prepare कर सकते हैं, they do not have to coordinate with Election Commission of India। Why this question is in news? Because प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अभी एक रिपोर्ट मांगा था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि हम एक जॉइंट इलेक्टोरेट बनाएं ताकि जो डुप्लीकेशन है, वेस्टेज है, ये हम अवॉइड हो सके। सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? द करेक्ट स्टेटमेंट इज, ये जो फर्स्ट है दैट इज रॉन्ग। यहाँ लिखा है कि जितने भी सारे स्टेट्स हैं, ऑल स्टेट्स हैं इंडिया के, वो यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्टोरल रोल फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन जो है स्टेट में वो गवर्न है सेपरेट स्टेट एक्ट से, बट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो कुछ स्टेट्स हैं जो यूज़ करते हैं, कुछ स्टेट्स यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश एंड देन यूपी, उड़ीसा, ये यूज़ करते हैं इलेक्शन कमीशन का ही इलेक्टोरेट जो लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए है, अपना अलग से नहीं बनाया इन्होंने। और कुछ स्टेट्स ने अपना सेपरेटली बनाया है। लॉ के अकॉर्डिंग इनको पूरा पावर है अपना सेपरेट दिस इलेक्टोरल रोल बनाने का। सो द राइट स्टेटमेंट इज, राइट ऑप्शन इज दिस बी। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ऑल स्टेट्स नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन है, जैसे होता है सीएटी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, वैसे ही होता है दिस आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। ये एस्टैब्लिश हुआ था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट्री पैरामिलिट्री जो फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, वो नहीं आएंगी इसके जुरिस्डिक्शन में। आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? सी। यस, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, बट जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो इसमें नहीं आती हैं, वो इसमें आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल में नहीं आएंगी। यहाँ केवल ये ट्राई सर्विस आएगी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। सो द राइट आंसर इज दिस सी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कैबिनेट कमिटी इज नॉट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर? पार्लियामेंट में भी कैबिनेट कमिटीज होती हैं। कैबिनेट कमिटीज़ को जो चेयर करते हैं हेड होते हैं, तो इनमें से किस कैबिनेट कमेटी के प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं है, चेयर नहीं कर रहे हैं? एक होती है पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है, ये डिसाइड करती है दिस अंडरटोन, किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट वर्क कर रही है इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अफेयर्स में। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करेंगे ही। अपॉइंटमेंट कमेटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी, ये भी प्राइम मिनिस्टर खुद चेयर करेंगे। Then economic affairs committee is again very very important because economic related policies, decisions etc. So ये भी प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे। बट जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं डे टू डे, वो ये चेयर नहीं करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर के हेड कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं? दिस इज नॉट प्राइम मिनिस्टर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ मैच द फॉलोइंग है। ये जो शेड्यूल्स है ना, दे आर वेरी फ्यू और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इनसे गलत नहीं होना चाहिए। इफ़ वी लुक इन टोटलिटी देन पॉलिटी जो है ये एक्सट्रीमली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक बार अच्छे से सब आपने पढ़ लिया, 100% इसमें क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं। ये है 6th शेड्यूल, 2nd शेड्यूल, 12th और 5th। 6th हमें पता है AMTM मतलब प्रोविज़न रिलेटेड टू असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 5th हमें पता है जनरल शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। तो 6th वी नो, 5th वी नो। 2nd एंड देन 10th शेड्यूल है ये।
अब जो सेकंड शेड्यूल है दैट ऑल्सो वी नो कि इसमें क्या होगा, एमोल्यूमेंट्स एंड ऑल प्रोविजन एज टू द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पॉसिबल है. तो द राइट ऑप्शन इज दिस सी. This C. Sixth schedule is this AMTM. Second schedule is this provision, emoluments and all. Twelfth schedule जो है that is about this municipality. 11th and 12th schedule. 12th schedule is for municipality. 11th is for this village panchayat. And then 5th schedule is for this administrative, this scheduled tribe. So the right answer is this C. ये क्वेश्चन नंबर 5 है. यहां बताना है इनकरेक्ट क्या है. एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन एंड दिस प्रोरोगेशन, इनके मीनिंग यू शुड नो. एडजर्नमेंट का मतलब होता है इंटरप्शन है नॉर्मल बिजनेस ऑफ द असेंबली के. अक्सर स्पीकर बोलते हैं हाउस इज एडजर्न 1200 आवर्स के लिए. हाउस इज एडजर्न साइन डाई. साइन डाई का मतलब है कि वो कब मिलेंगे ये डिक्लेयर नहीं किया है. तो दिस इज एडजर्नमेंट. प्रोरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ असेंबली. डिसोल्यूशन मीन्स एंड ऑफ द असेंबली एंड प्रोरोगेशन मीन्स एंड ऑफ अ सेशन ऑफ द असेंबली. तो ये करेक्ट है. अब इधर बी होगा या डी होगा, दोनों सेम डिफरेंट मीनिंग पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज ट्रू. प्रोरोगेशन का मतलब होता है कि सेशन एंड हो गया है. जैसे बजट सेशन है, मॉनसून सेशन है, देन विंटर सेशन है, तो सेशन एंड हो रहा है, दैट इज दिस प्रोरोगेशन. डिसोल्यूशन हो रहा है मतलब लोकसभा ही एंड हो गई है. प्रोरोगेशन मतलब एंड ऑफ असेंबली नहीं होता है. दिस इज नॉट द एंड ऑफ असेंबली, दिस इज सेशन. सो दिस इज रॉन्ग. अन पूछा है इनकरेक्ट. तो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. So these are 5 questions of polity. Now let us move to history. The main dispute. अब जो जैनिज्म था इसमें 2 सेक्ट डिवाइड हो गए. एक हो गए दिगंबर, एक हो गए श्वेतांबर. श्वेतांबर वाइट क्लोथ पहनते हैं, दिगंबर स्काई क्लैड होते हैं. तो द मेन डिस्प्यूट्स बिटवीन दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट क्या था, एम्फेसिस किस पे था? डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ, नॉन वायलेंस, पायस लिविंग एंड ट्रुथ. ये जो 3 फीचर्स है ना, ये दोनों में कॉमन है. नॉन वायलेंस, दिस लिविंग एंड ट्रुथ. बट ये जो डिसिप्लिन है, हार्डशिप है, वो दिगंबर ज़्यादा करते हैं. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए. ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस IVC. हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ये प्रोवाइड करती है एविडेंस, साक्ष्य देती है यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग का. हम देखते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ दिस फ्लोर हार्वेस्टिंग. तो ये यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम के एविडेंसेस दे रही है. ये किस साइट पे मिलेगा? भिराना, धोलावीरा, कुनाल या राखीगढ़ी. सो द राइट ऑप्शन इज दिस. द राइट ऑप्शन इज दिस बी, दैट इज दिस धोलावीरा. धोलावीरा में एक्सकेवेशन में ये हमें एविडेंस मिले हैं वाटर मैनेजमेंट. ये वो टैंक्स बनाते थे, सिल्टेशन करते थे, फिल्ट्रेशन करते थे, water harvesting and management system. So the right answer is this धौलावीरा. ये है बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936. इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इंडिया में, ये काफ़ी वरिड थे कि जैसे इंडिया को जब फ्रीडम मिलेगा तो हमारा दिस इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल प्लान्स कैसे होंगे. ये जो दौर था 1936 का, इसमें सोशलिस्ट टेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा थी. सोशलिस्ट नेहरू जी भी, बोस जी भी, ये जो सोशलिज्म था इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट थे, दे वर थिंकिंग ऑन दिस कि हम कैसे कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए प्लान बनाएं. तो उसमें ये बॉम्बे मैनिफेस्टो आया था 1936. इसमें और वर्क होगा, कोऑपरेशन होगा. बट आज़ादी के बाद ये इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगा. इसमें बात था प्लानिंग कैसे करेंगे, कमीशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एट्सेट्रा. तो हु अमंग फॉलोइंग इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ द कंट्री सिग्नेटरी थे बॉम्बे मैनिफेस्टो ऑफ 1936 के. सो इसमें राइट ऑप्शन है दिस सी. सी मीन्स दिस ए एंड डी, पुरुषोत्तम ठाकुरदास, और दिस डी इज वालचंद हीराचंद. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, ए एंड डी. नो अबाउट दिस बॉम्बे मैनिफेस्टो, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. नाउ ये बात है दिस विटले कमीशन का. विटले कमीशन ये 1929 में आया था. 1931 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इसने किस बात पे काम किया? टू रिव्यू द फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. इंडिया में बिकॉज हर 10 साल में रिफॉर्म्स भी होने हैं, तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है. रिपोर्ट एन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड मेक रिकमेंडेशन, लेबर के रिलेटेड है. ड्रॉ अप अ प्लान फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स फॉर इंडिया, अगेन फाइनेंशियल. एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम बनाएंगे सिविल सर्विसेज इन इंडिया का.
सो द राइट ऑप्शन इज दिस लेबर। ये जो कमीशन था 1929 का, दिस वाज अबाउट दिस लेबर और इसने ये रिकमेंडेशंस किए थे। सो दिस इज 1929 बी। ये नंबर 10 है। मौलाना आज़ाद एस्टैब्लिश किया इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को। ये स्टेटमेंट नंबर 1 है, बिकॉज इस टाइम पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इनको ओपन करने की बात थी। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको ओवरहॉल करना था। हुक्का मूवमेंट था पंजाब में, इसका एम था प्यूरिफाई करें सिख रीजन को बाय रिमूविंग ऑल द अब्यूजेस, सुपरस्टिशंस एंड इल प्रैक्टिसेस। द राइट ऑप्शन is this statement is wrong and this is true. So the right option is this B. नाम बताइए, this मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किन्होंने एस्टैब्लिश किया था। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 2 ओनली। सो दिस इज हिस्ट्री। अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट दिस कोल्ड करंट एंड देन वार्म करंट। ओशन करंट्स होता है, ओशन का जो वाटर होता है वो एक सेट डायरेक्शन में मूव होता है लाइक अ रिवर, तो दैट इज कॉल्ड दिस करंट। अगर वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो यूजुअली वो वार्म होगा, अगर नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आ रहा है तो वो कोल्ड होगा। हम्बोल्ट करंट है, कैलिफोर्निया करंट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है और दिस बेनगुएला करंट है। इसमें से कोल्ड करंट हम किसको बोल सकते हैं? कोल्ड करंट। सो द राइट आंसर इज दिस बी, मतलब 1 2 4। हम्बोल्ट इज कोल्ड, नॉर्थ अटलांटिक नहीं, कैलिफोर्निया इज कोल्ड एंड दिस बेनगुएला इज ऑल्सो कोल्ड। ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये गल्फ स्ट्रीम का ही आगे बढ़ के जाता है, तो दिस इज नॉट अ कोल्ड करंट। लुक एट दिस, ये है यहाँ से इक्वेटोरियल करंट है तो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वार्म है, गल्फ स्ट्रीम है, ये आगे जाके ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन रहा है, तो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड द कोल्ड करंट। और ऊपर से ये जो करंट्स आ रहे हैं, जैसे ये बेनगुएला है अफ्रीका में, ये पेरू है हम्बोल्ट, ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है ओएशियो है, दिस इज लेब्राडोर, ये कैलिफोर्निया, ये सारे कोल्ड करंट होंगे। अब नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ बात करते हैं हम एंटी साइक्लोन्स का। साइक्लोन्स होते हैं, नॉर्मल साइक्लोन्स होते हैं, उसमें लो प्रेशर एरिया होता है, विंड चारों तरफ से आती है और ऐसे अपवर्ड मूव होता है। एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं? एंटी साइक्लोन एक रीजन होता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है कंपेयर्ड विद दैट ऑफ एडजेसेंट एरिया, मीन्स हाई प्रेशर है और आसपास लो प्रेशर है। इनका एक्सटेंट काफ़ी स्मॉल होता है। एक्सटेंट मतलब दिस जोग्राफिकल स्प्रेड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरल विंड सर्कुलेशन क्लॉकवाइज होता है राउंड द एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन और साइक्लोन इन दोनों का रिवर्स चलता है। सो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज इनका जो एरिया होता है वो स्मॉल नहीं होता है, जैसे नॉर्मल साइक्लोन का इनफैक्ट फिर भी स्मॉल होता है, बट एंटी साइक्लोन्स का एरिया काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होता है। यहाँ हमें बताना था करेक्ट स्टेटमेंट, तो दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट दिस इज रॉन्ग। एक्सटेंट ऑलवेज स्मॉल नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज दिस सी। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज मतलब ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो स्पीशीज यहाँ की बिलोंग नहीं करती है, बाहर से कोई स्पीशीज आके यहाँ पे रहने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में अभी बात आया था, कैमल्स बहुत ज़्यादा हो गए थे और वो कैमल्स वाटर स्कैरसिटी हो रही थी वहाँ पे, तो उन्होंने कैमल्स को कल किया था थाउजेंड्स के नंबर में। इन्वेजिव स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज होती है उसका रैपिड रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ होता है, क्योंकि इन्वेजिव स्पीशीज जिस नए इकोसिस्टम में जा रही है वहाँ उसका नेचुरल एनिमी नहीं है। नेचुरल एनिमी नहीं होगा तो वो रैपिडली ग्रो होगी। हाई डिस्पर्जल एबिलिटी होगी, यस क्विकली वो डिस्पर्स हो जाएगी। फेनोटाइपिक प्लास्टिसिटी होगी यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। इसका मतलब होता है कि वो अडेप्ट करेगी, नए इकोसिस्टम में जाएगी तो वहाँ पे जो उसकी फिजियोलॉजी है वो नई कंडीशंस के अकॉर्डिंगली क्विकली अडेप्ट हो जाएगी। लुक एट दिस इज, ये अगर प्लास्टिसिटी नहीं है तो ट्रेट इसका कांस्टेंट रहेगा। अगर ये प्लास्टिसिटी है तो वो इस तरीके से वेरिएबल प्लास्टिसिटी में जेनोटाइप एनवायरनमेंट इंटरेक्शन में वो एडेप्टेशन हो जाएगा और वो खुद को ढाल लेगी जिस नए इकोसिस्टम में वो मूव हुआ है, इन्वेजिव स्पीशीज। So the right option is this D, 1, 2 and 3. So this is question number 14. Consider the following statements about mountains. Mountains जो होते हैं these are from this orogeny. ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं, ये क्रिएट होता है जब लार्ज एरिया ब्रोकन हुआ और डिस्प्लेस्ड हुआ वर्टिकली, वर्टिकल ब्रोक होके ब्रेक डाउन हुआ और ऐसे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे। अपलिफ्टेड जो ब्लॉक्स हैं इनको बोलते हैं ग्रैबन एंड लोवर्ड ब्लॉक्स आर कॉल्ड दिस होस्ट। अरावली जो रेंज है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लॉक माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड है।
हमें बताना है इनकरेक्ट क्या है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3। अब जो स्टेटमेंट 1 है ये ट्रू है, ब्लॉक माउंटेन्स क्रिएट होते हैं जब लार्ज एरियाज जो होता है वो ब्रोक होके नीचे नीचे डिस्प्लेस होगा। अरावली जो रेंज है ये ओल्डेस्ट है, बट ये ब्लॉक माउंटेन नहीं है, ये यंग दिस फोल्ड माउंटेन्स हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हैं, और ये दोनों वर्ड्स भी जम्बल्ड हुए हैं। लुक एट हियर, दिस इज ब्लॉक माउंटेन। ये जो फॉल्ट हुआ तो ये जो ऊपर की तरफ एरिया बच जाता है दैट इज कॉल्ड दिस होस्ट, ये स्कार्प है, और जो नीचे गया है दैट इज कॉल्ड दिस ग्रैबन। तो ऐसे करके ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, हमें पूछा है रॉन्ग, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा दिस सी। सी इज दिस 2 एंड 3, दिस इज रॉन्ग, ग्रैबन एंड दिस होस्ट जंप हो गया है, एंड अरावली इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, ना कि ब्लॉक माउंटेन्स है। अब ये है दिस फिनोमिनन ऑफ मास मूवमेंट। केरला में इदुक्की में कॉन्टिन्यूसली हम पढ़ रहे हैं लैंडस्लाइड्स हो रहा है, तो इनमें से किसको हम मास मूवमेंट बोलेंगे? लैंड का। सॉइल क्रीप होता है, वेदरिंग होता है, या लैंडस्लाइड होता है? नाउ सी, इनमें से विच वुड बी कॉल्ड दिस मास मूवमेंट? लैंडस्लाइड जो होता है ये मास मूवमेंट है। सॉइल क्रीप होता है, इसमें स्लोली जो ग्रेजुअली होती है वो लैंड नीचे की तरफ नीचे नीचे भूस्खलन होता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट जो वेदरिंग होता है, मतलब मौसम का यहाँ पे मार पड़ रहा है, वेदरिंग हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। बी मीन्स बोथ 1 and 3, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू। So these are 5 questions of geography. Now let us move to economics. मिडिल इनकम ट्रैप। अक्सर हम देखते हैं ग्रोथ जो होती है वो इनिशियली तो अच्छे से होती है, फिर वो एक प्लेटू आ जाता है। तो इसी तरह इकोनॉमी में भी जो एक डरते हैं दैट इज दिस मिडिल इनकम ट्रैप में, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, पुअर कंट्रीज हैं, ये अचानक से ग्रो होगा, फिर ये एक रेंज आ जाएगा और ये हमेशा डेवलपिंग रह जाएंगी। डेवलप्ड में ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, मिडिल इनकम ट्रैप आ गया है। कंट्रीज डेलिबरेटली इन मिडिल इनकम लेवल सो एज टू रिसीव द बेनिफिट्स फ्रॉम WTO। क्या ये इसको डिस्क्राइब करेगा मिडिल इनकम ट्रैप को? WTO बेनिफिट्स के लिए वो पर्पसफुली इसी लेवल में रहना चाहते हैं। रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज स्टैग्नेंट हो गई है मिडिल इनकम लेवल पे, फेलिंग टू ग्रेजुएट इनटू द रैंक्स ऑफ हाई इनकम कंट्री, बिकॉज यहाँ तो पहुंच गए बट अब इससे नेक्स्ट लेवल पे मूव नहीं हो रहा है। कंट्रीज दैट आर मिडिल इनकम लेवल सिंस द फॉर्मेशन ऑफ WTO एंड नॉट मूविंग अप टू द हायर इनकम कैटेगरी। सो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज दिस बी। ये जो फिनोमिनन होता है कि वो एक मिडिल इनकम ट्रैप आ गया है यहाँ पे, दैट इज दिस मिडिल इनकम ट्रैप। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। फिस्कल पॉलिसी होती है और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज बाय दिस RBI एंड फिस्कल पॉलिसी इज बाय दिस गवर्नमेंट। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होगी? टैक्स रेट कम हुआ है, पेंशन्स बढ़ा दी गई हैं, इंक्रीज हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कंपनसेशन हो रहा है, इंक्रीज है टैक्स की रेट में। ये दोनों टर्म एक साथ नहीं आ सकते। करेक्ट आंसर कोड बताना है, तो 1 and 4 कुड नॉट बी टुगेदर, दिस इज गॉन। नाउ ये इससे ज़्यादा पैसा आएगा तो एक्सपांशनरी है। टैक्स रेट अगर कम हो गया, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बच रहा है, पेंशन ज़्यादा होगी, एक्सपेंशनरी है। अनएम्प्लॉयमेंट है तो सरकार कंपनसेशन दे रही है, एक्सपेंशनरी है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, 1, 2 and 3। ये एक्सपेंशनरी नहीं होगा बिकॉज इससे टैक्स रेट बढ़ेगा, यहाँ पे मनी कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस महल नोबिस मॉडल। NCERT क्लास 11th में बहुत अच्छा इनके ऊपर ब्रीफ दिया हुआ है महल नोबिस मॉडल में, हैव अ लुक। तो ये जो नेहरू महल नोबिस मॉडल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है ये अगेन इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज अभी सरकार का जो दौर चल रहा है वो अभी जैसे कोलकाता मेट्रो में भी देख रहे थे, सरकार इज ट्राइंग टू डिसइन्वेस्ट, स्टेक्स कम करना चाहती है गवर्नमेंट की। तो महल नोबिस जो मॉडल था उसमें क्या फीचर नहीं था? डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ये तो था फीचर। मेजर इन्वॉल्वमेंट हो स्टेट का इकोनॉमी में, यस दैट इज वाई इंडिया मिक्स्ड फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। इंडस्ट्रियल डीरेगुलेशन हो, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर का, एनहेंस करें स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो दिस हैज टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू, दिस हैज टू बी ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू, नॉट अ फीचर ऑफ दिस महल नोबिस। सो द राइट आंसर इज दिस सी। Question number 19. Inflation is very much in news. You can expect one question from inflation. ये आना चाहिए। Inflation, core inflation होता है, core subjects. Headline inflation होता है, takes into account changes in the price of food and energy. तो इसमें food and energy भी included होता है क्या headline inflation में?
आरबीआई जो होता है वो यूज़ करता है सीपीआई कंबाइंड एंड सोल इन्फ्लेशन मेजर फॉर द पर्पस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स ऑफ दिस मीटिंग रिलीज हुए, तो ये जो पॉलिसी डिसाइड होती है क्या वो सीपीआई कंबाइंड के थ्रू है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स इंडस्ट्रियल वर्कर का ये मेजर करता है चेंज ओवर टाइम इन प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर। तो एक बास्केट बना लिया गुड्स एंड सर्विसेज का, और उनका जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमने बताया इन्फ्लेशन रेट कैसे वर्क कर रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिस इंडस्ट्रियल वर्कर। तो यस, कोर इन्फ्लेशन की तरह कोर में इंक्लूड नहीं होता है, बट सीपीआई जो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है उसमें फूड और एनर्जी भी इंक्लूडेड है। आरबीआई सीपीआई कंबाइंड यूज करता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर है दिस इज ट्रू। सो इसमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। ये है डिवीजन ऑफ लेबर। हम अक्सर बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए ताकि एफिशिएंसी बढ़े, हम प्रोफिशिएंटली वर्कफोर्स को मैनेज कर पाएँ। तो डिवीजन ऑफ लेबर ऑफन इन्वॉल्व्स क्या होता है, स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, हाईली डिस्टिंक्ट प्रोडक्टिव रोल्स होने चाहिए, मतलब डिवीजन किया है आपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, इन्वॉल्व करें एवरीवन इन मेनी ऑफ द सेम एक्टिविटीज में, या फिर इंडिविजुअल एंगेज हो इन ओनली अ सिंगल एक्टिविटी एंड डिपेंडेंट ऑन अदर्स टू मीट देयर वेरियस नीड्स। मतलब डिवीजन हो गया है, एक स्पेशलिस्ट है तो वो इसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, देन सेकेंड है, देन थर्ड है, और वो इंटरडिपेंडेंट है। तो करेक्ट कोड क्या होगा इसमें, डिवीजन ऑफ जो लेबर होता है इसमें थर्ड नहीं होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एवरीवन इन मेनी ऑफ द सेम एक्टिविटी नहीं होगा, एवरीवन होगा डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1, 2 एंड 4। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ लेट अस मूव टू करंट अफेयर्स। अभी खेल रत्न अवार्ड मिले थे, पद्म अवार्ड्स भी होते हैं 26 जनवरी। अब पद्म अवार्ड्स जो मिलते हैं उनसे रिलेटेड ये दो स्टेटमेंट्स हैं। अवार्ड्स जो होते हैं ये कॉन्फर होते हैं ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द पद्म अवार्ड कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। पद्म अवार्ड कमिटी, पद्म अवार्ड्स। पद्म अवार्ड्स में आप सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकते हो, खुद को भी नॉमिनेट कर सकते हो पद्म अवार्ड्स के लिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, जैसे कोई ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्विसेज एंड ऑल, इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद दिस पीएसयूज में, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, ये एलिजिबल नहीं होंगे पद्म अवार्ड्स में। मतलब अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको पद्म अवार्ड नहीं मिलेगा। अब इसमें करेक्ट क्या होगा, तो फर्स्ट तो है दैट इज ट्रू, प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर एक कमेटी ऐसे बनती है और वो रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करती है। सेकंड जो है वो रॉन्ग है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पीएसयू डॉक्टर्स इज ओके, पीएसयू तक ओके, बट डॉक्टर एंड साइंटिस्ट इंक्लूडेड है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1 ओनली, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट इंक्लूडेड हैं, एलिजिबल हैं फॉर दिस पद्म अवार्ड्स के लिए, अदर्स आर नॉट। सो दिस इज ट्रू। ये ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट है, ये पब्लिश कौन करता है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट, एनर्जी वॉच ग्रुप, आईएसए अभी इंडिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुड़गांव हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, या फिर इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। ये है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज अगेन अन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। एएसआई जो होता है ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्व, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ये टेकअप करता है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ओनली इन इंडिया, मतलब इंडिया का है तो एएसआई इंडिया में वर्क करेगा। अब इसमें करेक्ट क्या है, सी। ये जो मिनिस्ट्री है दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। बट ये जो है सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज कुछ जो बाहर भी साइट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ कंबोडिया, कंबोडिया में कुछ आर्कियोलॉजिकल टेम्पल्स हैं, यहाँ पे हिंदुज़म के कुछ टेम्पल्स यहाँ पे मिलते हैं, तो एएसआई भी यहाँ एक्टिवली इन्वॉल्व था इनका वर्क में। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द आंसर इज दिस A1 ओनली। ये 24th है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, EPI, कपल ऑफ डेज बैक न्यूज़ में ये आया था, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। ये रिलीज हुआ नीति आयोग ने, पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। नीति आयोग सीईओ ने इसको रिट्वीट किया था अभी। पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, चार कौन से पिलर्स हैं, पॉलिसी, इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट एंड परफॉर्मेंस। ये पिलर्स हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के लिए। ये बता रहा है कि आप कितने रेडी हो एक्सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज एक्सपोर्ट को हम अच्छा मानते हैं, बाहर से डॉलर आते हैं,
सो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मोस्ट ऑफ द कोस्टल स्टेट्स, अब इसके जो टॉप 10 है ना उसमें ज़्यादातर ये कोस्टल स्टेट्स हैं, ये बेस्ट परफॉर्मर्स हैं। लैंडलॉक्ड में राजस्थान एंड ऑल ये थोड़ा अच्छा परफॉर्म किए हैं, बट जो कोस्टल है जनरली दे आर बेटर। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु दे आर डूइंग बेटर। तो कोस्टल स्टेट्स ने ज़्यादा परफॉर्म किया है बेटर। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी, ये तीनों करेक्ट है। ये नीति आयोग भी है, ये 4 पिलर्स हैं और ये कोस्टल स्टेट्स हैं बेस्ट परफॉर्मर्स के। सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था, बायोकार, ये है दिस चारकोल होता है, दिस बायो, ये अभी न्यूज़ में था, घाना रिलेटेड, घाना में अभी काफ़ी न्यूज़ में था ये। तो ये क्या होता है, फॉर्म फ्रॉम द हीटिंग ऑफ बायोमास, बायोमास मतलब दिस लिविंग बीइंग समथिंग जो डेड हो जाते हैं, बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अ को प्रोडक्ट ऑफ दिस पायरोलिसिस, पायरोलिसिस मतलब हीट, पायरोलिसिस यूज टू प्रोड्यूस लिक्विड एंड गैशियस फ्यूल भी बन पाएंगे इससे। अब ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, दिस अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी सस्टेनेबल एस्पेक्ट दिख रहा है। एग्रीकल्चर में जितना भी ये जो वेस्ट होता है, बायोमास होता है, उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करो, इसमें कन्वर्ट करो और एज अ फर्टिलाइजर, सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए यूटिलाइज कर लो। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, ये दोनों करेक्ट है। दिस इज 1, ये ऐसा दिखता है, सॉइल अमेंडमेंट है, चारकोल है, ये बायो चारकोल, हेल्थ, सॉइल हेल्थ बेनिफिट है, स्टेबल सॉलिड कार्बन, ये सारी चीज़ें मिलेगी। बायोमास पायरोलिसिस से ये ऐसा होता है। सो दिस इज, अभी ये न्यूज़ में था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25C, दिस इज बायो चारकोल। ये नीति आयोग है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नो अबाउट दिस थिंग, कोस्टल स्टेट्स डूइंग बेटर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2020 रिपोर्ट, दिस इज अबाउट पद्म अवार्ड्स, और ये है दिस डिवीज़न ऑफ लेबर, और ये है दिस इज अबाउट दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोर इन्फ्लेशन एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नेहरू महलनोबिस मॉडल, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी मीन्स गवर्नमेंट, देन मिडिल इनकम ट्रैप, दिस इज अबाउट फिनोमिनन ऑफ मास मूवमेंट, इदुक्की केरला, माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ओरोजेनी, अरावली इज इंपॉर्टेंट, दिस इज अबाउट इन्वेजिव स्पीशीज, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन इनका ऑपोजिट चलता है, दिस इज कोल्ड करंट, एंड ये है इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ है, कुका मूवमेंट है पंजाब में, हिस्ट्री, विटली कमीशन लेबर, बॉम्बे मैनिफेस्टो 1936, हरप्पन सिविलाइजेशन धोलावीरा, वाटर मैनेजमेंट दिगंबर एंड श्वेतांबर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज प्रोरोगेशन मतलब असेंबली एंड नहीं होगा, ये सारे शेड्यूल्स हैं, ऑल दीज शेड्यूल्स यू शुड नो, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी में 100% आता है रिजल्ट, सारे क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं, दिस इज सो गुड। कैबिनेट कमिटी, आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एंड इलेक्टोरल रूल। So this is set 18, 30th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.